हेलो ब्रोस्किस। मिखेल आ गया था एथर की ग्रेव पे। इधर मिखेल सोचे जा रहा था, हम कभी भी किसी की टोम पे जाते हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल स्टोन तो होता है। अगर वहाँ पे एक स्टोन नहीं होता तो स्पेसिफिक एक ऐसी चीज बना देते हैं जिस वजह से तुम किसी भी इंसान को पूरी तरह से रेस्पेक्ट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं होता, वहाँ पे नॉर्मली एक चीज को वहाँ पे ऐसे रख देते हैं जिसकी मदद से उस इंसान को शांति मिलती है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। उतने में ही मियाँ बोलने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और अपना मिखेल भी काफी शौक में था क्योंकि एथर के टोम के लिए उन्होंने कुछ करा ही नहीं। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मिया की बहन को एथर ने उठा के फेंक दिया था और बोलने लगती है, ये तुम्हारा दर्द, जेलिसी और तुम्हारा दुख, ये सब मुझे काफी पसंद आया। और ये सब कुछ बोलने के बाद एथर मुड़ जाती है और वहां से जाते हुए बोल रही थी, ये चीज मुझे खाने में काफी पसंद आएगी जब मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस आऊंगी। उतने में ही एथर को कुछ महसूस होता है। उस पर 2 अटैक आ रहे थे लेकिन वो एथर को कुछ कर पाता है उससे पहले ही वो उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है और बोलने लगती है, ये अटैक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है जिसकी मदद से तुम मुझे हर्ट कर सको। वैसे भी जिस चीज को मेरे बच्चे चाहते हैं वो पूरी दुनिया में फैलेगी। उतने में वहाँ पे रिडोस आ जाता है और सोचने लगता है, मिखेल ने मुझसे बोला था मुझे अभी के टाइम में उसे बचाना नहीं है, लेकिन मैं वो वादा तोड़ दूंगा और मैं इसे बचा के यहाँ से लेके जाऊंगा। उसके बाद रिडोस मिया की बहन को उठाते हुए बोल रहा था, रूनिया रूनिया जल्द से जल्द उठो, हमें यहाँ से जाना है। और धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुलती हैं। फिर रूनिया भी बोलने लगती है, रिडोस। इधर रूनिया ये सब कुछ बोल रही थी। उतने में ही रिडोस की नजर उसकी गर्दन पे चली जाती है। इधर एथर उसका खून चूसने में लगी हुई थी और उस जगह को देखने के बाद रिडोस अपने आप को गलत समझ रहा था। उतने में ही रूनिया दोबारा से बोलने लगती है, तुम यहाँ कैसे आए। फिर रिडोस भी बोलने लगता है, मैं यहाँ कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को लेकर आया हूँ जिसकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से निकाल लूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। दूसरी तरफ रूनिया बोले जा रही थी, रिडोस ये डेंजरस जगह है, तुम्हें पता नहीं इस जगह कितने सारे खतरे हैं और तुम डायरेक्ट आ गए मुझे बचाने के लिए। रूनिया इतना ही बोल पाती है। उतने में ही वहाँ पे एथर आ जाती है। वो बोलने लगती है, मुझे नहीं लगता ये आइडिया ज्यादा अच्छा था मेरे बेटे। और ये सब कुछ बोलते हुए वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी और अपने हिडोस को भी पता लग जाता है ये एक ट्रैप है। पर अपना हिडोस हार नहीं मानता। वो सीधे अपने नाइफ को बाहर निकालता है और सीधे अटैक करने के लिए चला जाता है एथर पे, लेकिन उसका नाइफ उसकी गर्दन को छू नहीं पाता, उससे पहले ही रुक जाता है क्योंकि एथर ने अपनी पावर से उसे रोक दिया था। और बोलने लगती है, मास्टर असैसिन, तुम में इतनी पावर नहीं है जिसकी मदद से तुम मुझे हरा सको यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे कुछ अलग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुमने अपने आप को फ्री कर लिया है जो कर्स मैंने तुम्हें दिया था। इतना सुनते ही हिडोस को भी पता लग जाता है वो इस पर कुछ नहीं कर सकता। फिर वो दूसरा नाइफ निकालता है और उस शैडो को काटते हुए रूनिया के पास चला जाता है और उसे उठा के वहां से भाग रहा था। और ये सारा नजारा एथर देख रही थी और बोलने लगती है, तुमने क्या सोचा तुम मेरे विजन को ब्लॉक कर दोगे तो तुम यहाँ से आसानी से बच के भाग सकते हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने स्टाफ की मदद से एक डायरेक्ट अटैक कर देती है अपने हिडोस में। उस वजह से अपने हिडोस की हालत खराब हो जाती है और वो उसके पास आते हुए बोल रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली क्योंकि अभी के टाइम में मुझे काफी सारा यूज करना है तुम्हारा। वो इतना ही बोल पाती है। दूसरी तरफ हिडोस को जो पेंडेंट दिया था अपने मिखेल ने वो चमकने लगता है और उस चमक को देखने के बाद हिडोस भी सोचने लगता है, ये वाला पेंडेंट जो मुझे मिखेल ने दिया था। और उस पेंडेंट में से इतनी सारी पावर आ रही थी वो रूनिया और हिडोस को हवा में उड़ा लेती है। दूसरी तरफ एथर को भी दिक्कत आ रही थी। वो बोलने लगती है, इस नेकलेस में से कुछ ज्यादा ही रोशनी बाहर आ रही है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही हिडोस और रूनिया वहां से गायब हो जाते हैं और वो सोच रही थी ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए। उतने में अपना सीन दोबारा से मिखेल वाली पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी हालत खराब हो गई थी उस टोम को देखने के बाद। इधर लिलिन भी बोल रही थी ये इनकी एंसेस्टर है, उसके बाद भी इन कमीनों ने उसके टोम को इतनी बुरी तरह से रख रखा है। दूसरी तरफ मिखेल सोचे जा रहा था, इसने दोनों हाथों से डैगर पकड़ के रखा है और अपने गर्दन की तरफ लेके जा रही है, क्या ये चीज सुसाइड नहीं है। उतने में ही अपना बटलर भी बोलने लगता है, ये कुछ अलग है यंग मास्टर, ये इन सबकी एंसेस्टर है और ये इम्पोर्टेंट फिगर है सारे के सारे डार्क एल्फ के बीच में। और उसके बाद भी इन कमीनों ने ऐसा करा इसके साथ। और बटलर की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, बटलर सारी की सारी बातें सच बोल रहा है क्योंकि ये सारे के सारे इस कर्ज से डरते हैं। और उसके बाद भी इन कमीनों ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सब कुछ नहीं करा है। ये इनकी एंसेस्टर थी, उसके बाद भी इन्होंने इसे एक ढंग का टोम नहीं दिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे जितने भी हेल्प है क्या उन सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? और मिखिल की ऐसी बात सुनने के बाद मिया भी बोलने लगती है, मुझे नहीं लगता मेरी एंसेस्टर को किसी ने बिट्रे करा होगा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसके साथ किसी ने बुरा करा है तो वो बदला ले सकती थी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है वो इतने सालों से यहाँ पे कैद है, इस वजह से उसके अंदर कुछ ज्यादा ही हेट्रेड और पेन वो कैरी करके चल रही थी। और ये सब कुछ बोलते हुए मिया उसे छूने की कोशिश कर रही थी, उतने में ही गॉडेस को कुछ पता लग जाता है और वो मिखेल से बोलने लगती है, ये बच्ची। और ये सारी बातें गॉडेस मिखेल को बोल रही थी, उतने में ही लिलिन आ जाती है। वो बोलने लगती है, मिखेल यहाँ पे तुम्हें कुछ गलत सा नहीं लग रहा, क्योंकि ये एम्प्टी टोम है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति है। और तुम उस बात को याद करो जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें रास्ते में कितनी सारी फेरीज मिली थी, इस जगह एक गेट है और तुम उस जगह देखो, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही मिखेल भी अपने स्टाफ को उठा के उस तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ से लिलिन बोलने लगती है, तुम कर क्या रहे हो? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं भी देखूंगा बदला लेने वाली स्पीड कितनी पावरफुल है। जहाँ तक मुझे पता है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगी, लेकिन इस डार्क फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही मैडनेस और हेट्रेड फैल रही है। इससे पहले मैं इस चीज को चेक करूँ उससे पहले मुझे एक चीज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही मिलिशियस और हेट्रेड फैल रही है, पर मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी स्पीड नहीं देखी, क्योंकि वो वाली स्पीड पहले ही यहाँ से वैनिश हो चुकी है। अगर वो यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन इन कमीनों ने यहाँ पे कुछ करा क्यों नहीं? इन्होंने इसके लिए एक अलग से स्पेस बना रखा है। और ये सब कुछ सोचते हुए मिखेल काफी परेशान हो रहा था। फिर वो दोबारा से सोचने लगता है, मुझे किसी न किसी को ढूंढना ही पड़ेगा और वो मेरी मदद करेगा इसके बारे में, तभी जाके मेरे समझ में आएगी ये बातें। उतने में वहाँ पे एक लाइट आती है और उस लाइट में से हिडोस और रूनियन नीचे जमीन पर आके पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हिडोस जमीन पर बैठते हुए मिखेल से माफी मांग रहा था और बोल रहा था, मुझे माफ कर दो हीरो, आपने मुझे वार्न करा था मैं अपने इमोशन बीच में नहीं लेके आऊं, लेकिन मैं बीच में लेके आ गया। और उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, ठीक है, इसी वजह से मैंने वो वाला पेंडेंट तुम्हें दिया था जिसकी मदद से तुम वहाँ से आसानी से बच के आ सको। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, लेकिन एंड के अंदर रुनिया बच चुकी है, पर वो यहाँ आएगी हम सबसे बदला लेने के लिए। अब मुझे जल्द से जल्द कोई आइडिया लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारी लोकेशन फाइंड आउट कर ली होगी अभी तक। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे काफी सारी चीजें तुमसे बोलनी है, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रुनिया पोर्शन पीने में लगी हुई थी और वो वाला पोर्शन और किसी ने नहीं, मिया ने ही दिया था। और वो बोले जा रही थी, मेरी बहन तुम ठीक हो ना? और अपनी बहन को इतने टाइम देखने के बाद मिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुए बोल रही थी, दीदी। उतने में उन दोनों के पीछे मिखेल आ जाता है। वो बोलने लगता है, प्रेस्टिस मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर रुनिया भी बोलने लगती है, हाँ पूछो मुझसे, और साथ में इस पर्सन का क्या? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर ये मर भी जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो एल्फ बोलने लगता है, क्या ये सब कुछ एथन ने तुम्हारे साथ करा है? उतने में मिखेल बोलने लगता है, ये बोलना चाहता है ये सारा काम तुम्हारे फाउंडर वाली स्पिरिट ने करा है तुम्हारे साथ। और इतना सुनते ही रुनिया भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी और उसको ऐसे देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, इसका मतलब वो यहाँ पे है ही नहीं। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद रुनिया भी आखिरकार बोलने लगती है, हमारे फाउंडर की सोल वो अब इस दुनिया में है नहीं। इतना सुनते ही उस एल्फ की हालत खराब हो जाती है। वो बोलने लगता है, तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी झूठ बोलने की वजह और कुछ नहीं, तुम अपनी ड्यूटी से भाग रही हो। और ये सब कुछ बोलते हुए वो आ रहा था रुनिया को मारने के लिए, लेकिन मिखेल अपनी एक ही मुक्के से उसे दोबारा से जमीन में बिछा देता है। इधर रुनिया बोले जा रही थी, मेरी बहन। उतने में ही मिया भी बोलने लगती है, अगर हमारे फाउंडर की स्पीड यहाँ से जा चुकी है तो ये सारा काम इतने सालों से क्यों हो रहा है? इतना सुनते ही रुनिया भी बोलने लगती है, क्योंकि इसकी जरूरत है, इस वजह से हमारे सारे के सारे डार्क एल्फ एक जगह रहते हैं, क्योंकि काफी सालों पहले हमारे फाउंडर काफी कमजोर हो गए थे, इस वजह से वो अपनी क्लेन को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। और उस चीज को देखने के बाद उनकी हिटरेट कम हो गई थी अपनी बहन के लिए, और इसी चीज से क्लेन को काफी दिक्कत आ रही थी। वो एक ऐसे फाउंडर को देखना चाहते हैं जिसके अंदर काफी हेट्रेड हो। और इन सब में सबसे पहले आया था हमारा फर्स्ट किंग, उसने सारे के सारे टैबू तोड़ दिए इस काम को करने के लिए। इतना सुनते ही लिनिन भी बोलने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ रुनिया बोले जा रही थी, उसने चालाकी से हमारे फाउंडर को जेल के अंदर डाल दिया क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई थी, और ये सारे के सारे निशान हमारे फाउंडर के ही हैं और इसी जगह को बोलते हैं ग्रेव। ये सारी बात सुनने के बाद मिया भी बोलने लगती है, लेकिन हम इतने सालों से क्या यूनाइट करने में लगे
हुए हैं। फिर रुनिया भी बोलने लगती है, हम इतने सालों से उस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं जिस टाइम हमारी फाउंडर की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ एथर को भी पता लग जाता है अपना मिखेल आ चुका है। वो बोलने लगती है, एक हीरो, मुझे ये नहीं पता था हीरो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। और मिखेल के बारे में सोच सोच कर उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था और वो दोबारा से बोलने लगती है, मुझे पता है मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं अपने प्लान के अंदर सक्सेस होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब कुछ बोलते हुए उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था। उतने में उसके पीछे डार्क किंग आ जाता है। वो बोलने लगता है, मदर आप ठीक हो ना, क्या अभी भी आपको दिक्कत आ रही है वो सारे के सारे सिंस को एंड्योर करने में? अगर आप मुझसे मदद मांगोगे तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। दूसरी तरफ एथर अपने खून को पहुंचते हुए बोलने लगते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो डार्क किंग के पास आने लगती है और बोलती है, तुम्हें वो सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे सिंस तुमने नहीं करे मेरे लिए। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगती है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से बोलने लगती है, तुम अपनी गर्दन को उठा सकते हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दोबारा सोचती है, मैं सबको मार दूंगी। और ये सब कुछ सोचते हुए वो सोच रही थी, मैं अभी डार्क किंग का गला दबा देती हूँ, लेकिन वो उसका गला दबाती नहीं और बोलने लगती है, तुम्हारी कंट्री मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है, तुम कुछ ज्यादा ही वैल्यूबल हो मेरे लिए और मैं तुम्हारी सारी की सारी विश कंप्लीट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दोबारा से सोचने लगती है, इस वाले कर्स को जो कि हमारे डार्क फॉरेस्ट के अंदर है मैं पूरी दुनिया के अंदर फैला दूंगी और सारी की सारी ह्यूमैनिटी को खत्म भी कर दूंगी। और जैसे ही ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म होगी वैसे ही ये सारे के सारे डार्क एल्फ जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा मानते हैं वो भी पूरी तरह से वेनिश हो जाएंगे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगती है, एक इंट्रूडर आया है जिसने किडनैप कर ली है हमारी प्रेस्टिस को, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? फिर डार्क किंग भी बोलने लगता है, प्रेस्टिस। इतना सुनते ही एथर भी बोलने लगती है, तुम्हें उस इंट्रूडर को मारना है और साथ में उस प्रेस्टिस को वापस लेके आना है वो भी जिंदा। और ये सारा का सारा काम करोगे तुम एथर के लिए। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल पे। मिखेल सोचे जा रहा था धीरे धीरे करके उसकी सारी की सारी हेट्रेड कम हो गई अपनी बहन के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था उसका एंड ऐसे होगा। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मैं इस जगह आ गया हूँ। मुझे लग रहा है कि उसकी हेट्रेड अपने बच्चों के लिए थी क्योंकि ये सारा काम उसी के बच्चों ने उसी के साथ कर दिया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और एथर मरी थी उसके बाद बदला लेने वाली उसकी सोल पूरी तरह से खत्म हो गई पर उसकी ग्रेजेस रह गई इस जगह। उतने में ही लियोन भी बोलने लगता है, करंट का डार्क किंग जानता था हमारे एंसेस्टर ने बिट्रे कराया हमारे फाउंडर के साथ, लेकिन उसने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। क्या उसका माथा खराब हो गया है? उसने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली बिना सोचे। फिर रुनिया भी बोलने लगती है क्योंकि वो कमीना कुछ ज्यादा ही ग्रीडी है और साथ में वो कुछ ज्यादा ही हेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड को। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो मिया को कुछ ज्यादा ही कस के गले लगा लेती है और बोलने लगती है, उस कमीने ने पूरे क्लैन को मैनिपुलेट कर दिया है और ये सारी की सारी चीजें मुझे पता है, इस वजह से पूरी दुनिया के साथ क्या होगा जो काम हमने करा है। पर मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ, क्या तुम हम सब पे मर्सी दिखा सकते हो? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैं नहीं चाहता मैं उन सबको मार दूं। अगर मैंने ये सारी की सारी चीजें तुमसे बोल दी तो वो झूठ होगी क्योंकि अभी के टाइम में मैं एक टाइटल कैरी कर रहा हूँ और वो टाइटल एक हीरो का है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल द्वारा से सोचने लगता है, ये अभी भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही डिवोटेड कर रखी है एक प्रिस्टेस की तरह। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद रुनिया भी बोलने लगती है, थैंक यू हीरो। उतने में मिखेल द्वारा से बोलने लगता है, उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो कि तुम मुझे बताना चाहती हो? और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो अपनी बहन की तरफ देखती है और बोलती है, सिस्टर। और उसके बाद वो मिखेल से बोलने लगती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे रिएक्शन ने सब कुछ कर दिया है। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मैं सिर्फ गैसेस कर सकता हूँ और उनमें से एक ये है, लेडी एथर की नफरत वाली स्पिरिट पूरी तरह से कोलैप्स हो गई क्योंकि उनके साथ इतना बुरा हुआ था, उस वजह से उनकी सोल के काफी सारे टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों में से ज्यादातर एक डिजास्टर बन गए और उनको इस टाइम तुम सारे के सारे बोलते हो मैडनेस, पर उनमें से एक पीस बच गया और उसको एक आखिरी एसेंस बोल सकते हैं तुम्हारी फाउंडर एंसेस्टर को। मुझे लगता है कि वो रिकार्नेट हो चुकी है। इतना सुनते ही मिया भी बोलने लगती है, रिकार्नेट हो चुकी है हमारी फाउंडर, किधर है वो, किधर है वो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और वो चारों तरफ देखते हुए उसकी नजर अपनी बहन की तरफ जाती है और मिखेल की तरफ, क्योंकि वो दोनों पे दोनों घूरने में लगे हुए थे मिया को। और वो अपने आप को पॉइंट आउट करते हुए बोल रही थी, वेट, क्या तुम मुझसे बोल रहे हो क्या मैं ही फाउंडर हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता मैं रिकार्नेशन हो सकती हूँ हमारी फाउंडर की। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, तुम बिलीव नहीं करोगी पर तुम उस जगह जाकर उसको टच करो, तुम्हें सारी की सारी बातें पता
लग जाएंगी। इतना सुनते ही मियाँ भी उस तरफ चली जाती है। जैसे ही उसे वो टच करती है उसमें से काफी सारी रोशनी बाहर आ रही थी और वो कॉप्स वहां से गायब हो जाता है और उसे गायब होता हुआ देख मियाँ भी बोलने लगती है ये वाला कॉप्स तो यहाँ से गायब हो गया। फिर निखिल भी बोलने लगता है क्योंकि फाउंडर वापस आ चुकी है। और निखिल की ऐसी बात सुनने के बाद मियाँ भी बोलने लगती है क्या सच में मेरे अंदर मेरी फाउंडर आ चुकी है। दूसरी तरफ वो एल्फ अपने सिर को जमीन में मारते हुए बोल रहा था मुझे माफ कर दो और मुझे पता नहीं लगा आप ही हो हमारी ट्रू जेनिटर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिर मियाँ भी बोलने लगती है नहीं नहीं मुझे भी नहीं पता था मैं हमारे ही क्लैन की फाउंडर हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है अपने पास्ट लाइफ का। फिर मिखेल भी बोलने लगता है यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि सोल के काफी सारे फ्रेगमेंट हुए थे और वो स्प्लिट हो गए थे, तुम्हें बस उन सबको कलेक्ट करना है उसके बाद तुम्हें सारी की सारी यादें आ जाएंगी वापस और तुम चिंता मत करो तुम्हें उन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। फिर मिखेल अपनी उंगली दिखाते हुए बोल रहा था ये रहे सारे के सारे फ्रेगमेंट, तुम इन सबको एब्जॉर्ब कर लो, अगर तुम इन सबको कर लोगी तो कुछ चांस भर जाएंगे। फिर मियाँ भी बोलने लगते है क्या। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हाँ क्या पता इसकी मदद से तुम्हें कुछ मेमोरी वापस मिल जाए। उतने में ही लियोन भी बोलने लगता है रुको रुको एक मिनट रुको, अगर ये रियल रिकॉर्डिनेशन है एथर की तो वो कौन है जो कि यहाँ पे घूमने में लगी हुई है पागलों की तरह और बोले जा रही है मैं हूँ एथर। फिर मिखेल भी बोलने लगता है इसका मतलब वो फेक है ना, ये तो कितना सिंपल है। लेकिन मियाँ मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तुम पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, तुम अपनी सारी की सारी मेमोरी को रिकॉल करो क्योंकि तुम्हें उससे काफी सारी दिक्कत हो सकती है। मुझे पता है तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगी, बस मुझे इतना ही कहना है तुमसे। अगर तुमने एथर की मेमोरी को रीगेन कर लिया तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन हमारा गोल यहाँ पे सिंपल सा है, हमें यहाँ पे सारी की सारी मैडनेस हटानी है इस फॉरेस्ट की। बेसिकली जो यहाँ पे फेक एथर बन के आई है वो यहाँ पे जितनी भी मैडनेस है उसकी मदद से अपनी पावर बढ़ाने में लगी हुई है। एक बार पूरी तरह से वो सारी की सारी मैडनेस एब्जॉर्ब कर लेगी, वो इस पूरी जगह को वाइप आउट करके फेंक देगी। पर हमें यही चीज तो रोकनी है, अगर हमने ये सारी की सारी चीजें रोक दी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर तुम्हें वो सारी की सारी मेमोरी याद करने की जरूरत नहीं है। उतने में ही मियाँ भी बोलने लगती है लेकिन मैं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट हैं मैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लूंगी। भले ही मुझे अभी तक कुछ भी मेमोरी का पता नहीं लगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरा मन कह रहा है अगर मैंने ये सारी मेमोरी रीगेन नहीं करी तो मुझे काफी दर्द होगा वो भी अंदर से। और ये सब कुछ बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और दूसरी तरफ मिखेल पीछे खड़ा हुआ सोच रहा था मुझे भी अपनी रिकर्जन से पहले सारी की सारी यादें याद हैं और कुछ उसके अंदर ऐसी यादें हैं जिस वजह से मुझे काफी दर्द होता है, लेकिन मैं हमेशा स्काई को देख लेता हूँ, उस वजह से मुझे अपनी अच्छी मेमोरी याद आ जाती है, उस वजह से मैं अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और मैं अच्छा फील भी करता हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी स्ट्रेंज फील होता है और वो चीज जब भी फील करता हूँ मुझे लगता है कि वो सारी की सारी चीजें तुम भी फील करती हो। और दूसरी तरफ वो एल माफी मांगने में लगा हुआ था, वो बोले जा रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उतने में मिखेल उसके पास आ जाता है, वो बोलने लगता है कब तक तुम ये काम करते रहोगे, अगर तुम यहाँ ऐसे ही अपना सिर पटकते रहे तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और उसके अलावा कुछ नहीं। पर वो एल पे भी बोलने लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो मैं अपने फाउंडर के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है यहाँ पे एक ऐसी एल्फ है जो कि तुम्हारे फाउंडर की एक्टिंग करने में लगी हुई है, तुम बताओ तुम क्या करोगे। इतना सुनते ही वो एल्फ भी बोलने लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमारे फाउंडर के पास स्टाफ था वही सेम स्टाफ उसके पास है और उस स्टाफ को देखने के बाद हमारे जितने भी लेजेंड थे उन सब ने कंफर्म करा है ये वही सेम स्टाफ है जो कि हमारी फाउंडर यूज करती थी क्योंकि उसमें से कुछ ज्यादा ही डिवाइन ऑरा बाहर आ रहा था। इसी वजह से हमारे पूरे डार्क क्लैन ने उस पर बिलीव कर लिया क्योंकि हमें भी पता था इस चीज को कोई फेक नहीं कर सकता। लेकिन मैं गलत था, मैंने ये सारी की सारी चीजें एडमिट करी थी। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है भले ही ये कितना भी घटिया एल्फ हो पर ये कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट करता है अपने फाउंडर को। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल उसके पास आते हुए बोल रहा था तुमने ही बोला है और तुम एडमिट करते हो मियाँ तुम्हारी रियल मदर है। फिर वो एल्फ बोलने लगता है हाँ। इतना सुनते ही मिखेल अपने कमीने वाली स्टाइल में आ जाता है। फिर वो बोलने लगता है इसका मतलब जो ट्रेटर तुम्हारे क्लिनिक के अंदर घूम रही है तुम उसको ट्रेटर बोल सकते हो। इतना सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है वो कमीनी तुम्हारी एंसेस्टर का इतना बुरा हाल करने में लगी हुई है, वो उसके नाम का फायदा उठा रही है और तुम यहाँ बैठ कर कुछ नहीं करने वाले। मुझे नहीं लगता तुम अपने फाउंडर की कुछ भी इज्जत करते हो। इतना सुनते ही वो एल्फ मिखेल का पैर पकड़ लेता है और बोलने लगता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगा जो भी तुम मुझसे बोलोगे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुमने ही मुझसे बोला है तुम कुछ
भी करोगे, बस मुझे यही चीज तो चाहिए थी जिस चीज को तुम आसानी से कर सकते हो। तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं करनी, तुम्हें बस एक रूमर्स फैलाना है पूरे क्लैन के अंदर। फिर वो एल्फ बोलने लगता है रूमर्स, और मिखेल उसको कुछ बताता है। फिर वो एल्फ पूरे क्लैन के अंदर भागने में लगा हुआ था और बोलने लगता है हेम्ब्रा 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 आ गई है हमारे प्रोजेनेटर के टॉम पे। और इस रूमर्स के चक्कर में डार्क फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एल्फ रहते हैं उन सब में काफी बेचैनी आ गई। वो सारे के सारे बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिखेल सोचने में लगा हुआ था, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इन सबको पता लग जाएगा हेम्ब्रा वापस आ चुकी है, तब ये पागलों की तरह उस पर अटैक करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं अपने ट्रेटर को। क्योंकि काम ही उसने ऐसा करा था, उसने बिट्रे करा था अपनी बहन को, उसने उसे छोड़ दिया सफर करने के लिए, और उसी की वजह से यहाँ पे जितनी भी मेलिस एनर्जी है वो फैली हुई है। और इसी हेम्ब्रा की वजह से यहाँ पे सारे के सारे एल्फ इसे कुछ ज्यादा ही नफरत वाली नजरों से देखते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है यहाँ पे सारे के सारे एल्फ बिलीव नहीं करने वाले, लेकिन वो बिलीव करेंगे सनलाइट को, जो कि एक आसमान के अंदर फैली हुई है, वो भी इस स्टोन से बाहर आ रही थी। और इस लाइट को वो सारे के सारे एल्फ देखेंगे तो उनके अंदर हो पाएगी, वो जाएंगे एथर के पास और बोलेंगे हमारी मदद करो। और मिखेल का आइडिया काम भी आया था, एथर बाहर आ गई थी। वो बाहर आते हुए पागल की तरह अपने स्टाफ को उठाते हुए बोल रही थी मेरे बच्चों डरो मत, मैं उसको हैंडल कर लूंगी। और ये सारी चीजें मिखेल ने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, एथर ही होगी जो कि एंड में केओस लेके आएगी। और ऐसा ही हो रहा था, वहाँ पे जितने भी एल्फ थे वो बोले जा रहे थे मदर आपकी चुड़ैल बहन आ चुकी है, आप उसमें मर्सी नहीं दिखा सकते, आप जाइए अपने टॉम के पास। और उन सबकी ऐसी बात सुनने के बाद एथर को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये रियल एथर है नहीं। वो गाली बकते हुए बोल रही थी हीरो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर मिखेल उसका इंतजार करते हुए बोर हो रहा था और बोलने लगता है क्या हो गया, अभी तक एथर यहाँ आई नहीं, ऊपर से ये जगह इतनी घटिया है जिस वजह से मेरा माथा गर्म हो रहा है। उतने में मिखेल की तरफ मिलेशियस एनर्जी आ रही थी, उसको देखने के बाद गॉडेस भी बोलने लगती है यहाँ पे डार्कनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। और मिखेल को भी पता लग रहा था यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डार्कनेस आने में लगी हुई थी। फिर मिखेल भी बोलने लगता है रुक जाओ, और ये बोलते ही वो अपने स्टाफ से एक डिवाइन ऑरा बाहर निकालता है, जिस वजह से वहाँ पे जितनी भी मैडनेस आई थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे ही वहाँ से मैडनेस गायब होती है वहाँ पे एथर आ जाती है। वो बोलने लगती है मैंने सुना है इस वाले एरा के अंदर एक हीरो मेज है, अब मैंने तुमको देख लिया, तुम कुछ ज्यादा ही ट्रिक यूज करते हो। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी अपने स्टाफ को उठा लेता है और बोलने लगता है हाँ तुम सच बोल रही हो, क्योंकि जिस डीमन को मैंने अपने स्टाफ से मारा है उन्हें इतना तो सोचना ही पड़ेगा, और इस चीज में तुम अपने आप को इंक्लूड करो। इतना सुनते ही एथर भी बोलने लगते हैं तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरी एग्जिस्टेंस ही यहाँ पे सब कुछ है, और तुम यहाँ आके इतना रूड बिहेव कर रहे हो एक इंसान के बच्चे। दूसरी तरफ मिखेल सोचने में लगा हुआ था ये एक नॉर्मल एल्फ है जिसने अपने ऊपर एन्चेंटमेंट करा है, जिसकी मदद से अपनी ब्यूटी बढ़ा रही है, साथ में हेयर भी, लेकिन इसने अपनी आंखें सुंदर नहीं कर पाई। इसकी आंखें अभी भी एक पागल डीमन जैसी है। इधर अपने मिखेल को उसकी आंख देख के उसका रियल चेहरा दिख रहा था। उतने में गॉडेस भी बोलने लगती है मिखेल। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता लग गया। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है मुझे याद आ गया मेरे रिकर्जन से पहले मैं इससे मिला था, पहले मुझे ये सारी की सारी बातें क्लियर नहीं थी, अब मुझे क्लियर हो गई हैं। यही है सबसे गंदी दिखने वाली डीमन, इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इस एल्फ ने कॉन्टेक्ट करा है एक डीमन के साथ, इधर जो फेक एथर थी उसका रियल चेहरा आ गया था। और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।